Hi everyone, Assalamu alaikum. So, welcome to the very first episode of my podcast series, Reclaiming Season 2 of Your Life. And I'm very excited to introduce the very first guest, my very dearest friend, Laiba Zainab. Most of you might already know her because she is that famous. So, Laiba is a journalist and she's an activist, and these days she is doing career counseling as well. So, कैसी हैं आप लाइबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक. So, how are things going? I think so far so good. Okay. At least that's what we should be saying. Yes, that's how it should be. अच्छा. So, like the series suggests, this podcast is about claiming or reclaiming the season 2 of your life, right? So season 1 में हम सब ने बहुत सारी ऐसी choices ली होती हैं या ऐसी mistakes की होती हैं that when we recover from them, I like to think of it as starting with the new season of your life, right? So फ्रॉम यू, जो मेरे कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कुछ और लोगों को आई बिलीव बहुत हेल्प आउट करेंगे, और ऐसी ख़वातीन को जो अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस लेने की अभी तक हिम्मत नहीं कर पा रही हैं, जो उनकी लाइफ का सीज़न 2 स्टार्ट कर सकती हैं, उसके अंदर आई वुड लाइक टू हैव योर इनपुट. So Laiba basically moved from one city to another city to basically start her life to a whole new level, which is a very big thing to do, and not all of us can do it. Originally, Laiba is from Multan, Yes. and she has moved to Lahore how many years ago? I moved in 2020. 2020, right. So Laiba, tell us about your journey of moving from one city to another. So basically मैंने first time जब move किया था that was in 2017. मेरी लाहौर में job हुई थी और मैं मुल्तान से लाहौर आई थी. And it was not a easy thing, of course, कि अपनी family को छोड़ना, अपने comfort zone को छोड़ना, अपने city को छोड़ना. But एक cushion था मेरे पास यहाँ पे कि मेरी फूफो का घर था. She wholeheartedly accepted me and she was like, अच्छा तुम यहाँ रह सकती हो. But whenever you live at someone else's place, तो वहाँ पे ज़ाहिर है उनकी place के कुछ और अपने rules and regulations होते हैं, and you have to follow them. Although मेरे पे कोई बहुत major restrictions नहीं थी, but still just after a couple of months I moved back to my city. मैंने अपना transfer वापस करवा लिया. फिर 2018 में ऐसा पहली दफ़ा हुआ था कि मैं मुल्तान से कराची गई अपनी डिग्री करने के लिए. अब कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉस्टल्स नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल्स जो सेफ एंड सिक्योर हो. तो इनिशियली मैं एक हॉस्टल में ही रही थी क्योंकि जो हमारी अपनी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल था वो काफ़ी दूर था. तो मैंने मिडवे एक हॉस्टल ढूंढा, एक प्राइवेट हॉस्टल था, एंड इतना टेरेबल एक्सपीरियंस था उस हॉस्टल में रहने का कि मैं अभी तक भी सोचती हूँ पता नहीं मैं 15 दिन भी वहाँ कैसे रही थी. बट विद इन फर्स्ट फ्यू डेज आई रियलाइज कि दिस इज नॉट अ प्लेस वेयर आई कैन लिव. क्योंकि एक तो वहाँ पे कोई मेरे पास वॉशरूम नहीं था, ज्यादातर रूम्स के अटैच बाथरूम से, और उन्होंने वो लाइक एक घर टाइप जगह में ना वो हॉस्टल बनाया हुआ था, और मुझे उन्होंने ये कहा कि नहीं हम कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं वॉशरूम तो वो बन जाएगा. उसके अलावा भी बहुत सारा मसाइल थे उसके, लेकिन बट दिस वाज वन मेजर थिंग जो मुझे बहुत तंग करती थी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मैं किसी और को जाकर काम करें. सो इवेंचुअली मैंने फिर घर ढूंढने की कोशिश शुरू की, और उसमें सारा दफा यही होता था कि अकेली लड़की को घर कैसे दें, बैचलर को घर कैसे दें, अगर 2 लड़कियां हैं तो उनको घर कैसे दें, आपके घर में लड़के आएंगे. इट वाज सो इंटरेस्टिंग कि एक साहब थे, वो उनके घर का पोर्शन में देखने के लिए गई, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप ट्रैवल कैसे करेंगी. मैंने कहा जी करेंगे, ऊबर पे ट्रैवल करेंगे, ऑफ कोर्स आई डोंट हैव अ कार हियर, और वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं है कि आप सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल कर सकें. तो उन्होंने कहा कि जी जो करीम ड्राइवर होगा ना वो गली के नुक्कड़ में आएगा, वो मेरे घर के दरवाजे के सामने नहीं आ सकता. तो वो पहला मुझे झटका लगा कि मतलब अंकल क्या हो गया है, हौसला करें. पर जब उन्होंने ये कहा ना मुझे कि तुम्हारा सगा बाप भी इस दहलीज को पार करके अंदर नहीं आ सकता था, ना लाइक अंकल डोंट वरी, मैं भी इस दहलीज को पार करके अंदर नहीं आ सकती. मतलब आप क्या सोच है लोगों की मेरी समझ से बाहर है. फिर एक और घर मैंने देखा, वो भी पोर्शन था. अब उन साहब ने पहले कोई आधा घंटा मेरा इंटरव्यू लिया घर दिखाने के बाद, फिर उन्होंने कहा जी मेरी बेगम आपसे बात करेंगे. उनकी बेगम साहिबा आ गई
और फिर भी मुसलसल उनका ये था कि जी अकेली घर की लड़की को घर कैसे दें, बैचलर लड़कियां हैं तो उनको घर कैसे दें। तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी उस पॉइंट पे कि तो जैसे ही मैं उस घर से बाहर निकली ना, वो साहब साथ साथ में निकले और उन्होंने कहा अच्छा वैसे आप मीडिया में हैं, मुझे भी ना मीडिया में काम करने का बहुत शौक है, तो आप ऐसा कह रहे हैं आप ना मेरी मीडिया में कहीं जॉब करवा दें। मैंने कहा अच्छा मतलब मीडिया में जो बंदी काम कर रही है या पढ़ रही है उसको आप रख नहीं सकते अपने घर में, हाँ, वो नौकरी करवाते हैं सकते हैं या मैंने कहा नहीं सर बहुत शुक्रिया, ना मुझे आपसे कोई लेना देना ना आपको मेरे से कोई लेना देना होगा। बट खैर फाइनली मुझे एक बिल्डिंग में फ्लैट मिला और जो ओनर थे उनको मैंने डायरेक्टली जाके बोला कि सर सीधी बात है आपको टाइम पे किराया मिलेगा, मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा किसी को, लेकिन आपकी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी मेरे घर में। तो उन्होंने आगे से मुझसे पूछा कि अच्छा बिल्डिंग में सारे बैचलर्स रहते हैं, आपको बैचलर्स से तो मसला नहीं है? तो मैंने आगे से उन्हें कहा कि मैं भी बैचलर हूँ, उनसे पूछ ले, उन्हें मेरे से तो कोई मसला नहीं है। बट क्योंकि उस बिल्डिंग में उस फ्लैट में मैं थी और मेरी एक और क्लासमेट रहती थी, हम सिर्फ 2 लड़कियां ही थी, तो आई हैड टू मेंटेन अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ यू नो ऑरा कि मैं एक बहुत बदतमीज औरत हूँ और मैं हर किसी से लड़ती हूँ और मैं गालियां देती हूँ और मेरे से दूर रहा जाए और मेरे से डर के रहा जाए। और वो मुझे थ्रू आउट द ईयर मेंटेन करना पड़ा। उसकी वजह बहुत सिंपल थी, मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी इस तरह की इंटरफेरेंस हो या किसी को लगे कि अच्छा सिर्फ लड़कियां रहती हैं तो वी कैन इजीली यू नो प्रोब इनटू देयर लाइव्स या हम किसी भी टाइम उनको हरास कर। हाँ इट यूजुअली हैपेंस, इट्स सो कॉमन। तो वो मैंने मेरा बहुत कॉन्शियस डिसीजन था, अगर पानी नहीं आ रहा बिल्डिंग में तो जी फुल ऑन मैं ग्रुप में लड़ाई कर रही हूँ, जी पानी नहीं आ रहा मैंने इतने पैसे दिए क्या वो क्या, जस्ट टू मेंटेन दिस थिंग कि आई एम नॉट एक्सेसिबल। उसके अपने कुछ मसाइल थे ऑफ कोर्स और वहाँ पे रहने की भी अपनी स्ट्रगल्स थी। फिर जाहिर है जब आप कराची जैसे शहर में जाते हैं, इट्स अ बिग सिटी, वहाँ पे हर चीज़ को खुद मेंटेन करना, हर चीज़ देखना, पहली दफ़ा सीखा कि फाइनेंशियली किस तरह से अपने आप को लेके चलना है, चीज़ें कैसे लेके चलनी है और किस तरह से हर चीज़ को मैनेज करना है। वो जो घर वाली अयाशी थी ना कि अच्छा कपड़े धुले हुए मिल रहे हैं, खाना पकाने की कोई टेंशन नहीं है, सफाई मिल रही है, ग्रोसरी नहीं करनी है, महीने का आखिर है तो कोई मसला नहीं है कि ठीक है यार अगर 10 दिन नहीं भी होंगे पैसे तो बाकी सब चीजें तो चल रही है ना, सिर्फ अयाशी नहीं चल रही है अपनी। तो वो सब मैनेज करना एक बहुत मुश्किल काम था इन ऑल ऑनेस्टी, बट उसने मुझे सिखाया भी बहुत कुछ। आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू माई मदर कि उन्होंने हमेशा ये चीज मुझे कही कि बेटा काम करना है या नहीं करना है जिंदगी में, सीख लो एक दफा। तो वो सीखने का फायदा ये हुआ कि बेसिक्स आते थे, प्रोफिशिएंसी वहां के आ गई। तो मैं अभी भी कोई मुझसे पूछता है कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू यू डू और मैं कहती हूँ मैं पोछा बहुत अच्छा लगाती हूँ, मतलब चमकता हुआ घर आपको मिलेगा, मैं इतना अच्छा पोछा लगाती हूँ क्योंकि उसकी इतनी प्रैक्टिस होगी। मेरी माँ को आज तक यकीन नहीं आता कि मैं अपने काम कर लेती हूँ, क्योंकि जाहिर है जब मैं घर जाती हूँ तो मुझे वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है ना सारा टाइम पे, अच्छा मैं बहुत काम करके मैं बहुत थक के आई हूँ, अब मैंने कुछ नहीं करना। तो 1-2 दिन तो जाहिर है वो चल रहा है, अब हफ्ते 1.5 हफ्ते के लिए जाए तो घर वाले भी कहते हैं क्या मसला है तुम्हारा, तो वो उनको वो बिलीव नहीं होता कि अच्छा ये काम कर लेती है। बट फिर हुआ ये कि वो दिसंबर एंड में मेरे फाइनल्स थे 3rd सेमेस्टर के और मेरी अम्मा की मुझे रोते हुए कॉल आ गई कि भाई मुझे नहीं पता वापस आओ, क्योंकि जाहिर है मुल्तान टू कराची ट्रैवल बहुत ज्यादा है। ट्रेन पे मैंने 2-3 दफा सफर किया, उसके एक्सपीरियंसेस मेरे ऐसे थे कि उसमें देयर वाज अ लॉट ऑफ हरासमेंट और जाहिर सिक्योरिटी कंसर्न्स होते थे क्योंकि मैं अकेली लड़की ट्रैवल कर रही होती थी, फ्लाइट इतनी महंगी होती थी कि वो फ्लाई करना मेरे लिए एक बहुत मुश्किल काम होता था कि यार मतलब कैसे ट्रैवल करना है। एक दफ़ा तो मुझे फैसलाबाद की फ्लाइट लेनी पड़ी एंड आई स्टिल रिमेंबर कि वहाँ से मैं लोकल पे सफ़र किया था एंड इट वाज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस। आई सल्यूट दोज वुमेन जो मतलब रेगुलरली लोकल पे ट्रैवल करती हैं, बिकॉज बहुत मुश्किल काम है। खैर फिर उसके बाद मैंने वो सारा कुछ वाइंड अप किया, सारी चीजें जो थी वो बेची, कुछ लोगों को दे दी एंड फाइनली आई वाज लाइक चलो जी वापस चलते हैं। अब वापस जाके 1 साल तो ऐसे ही गुजर गया कि कभी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कभी किसी ने बुला लिया है, कभी किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। तो वो सब में जॉब भी उस तरह से मैंने नहीं की और मुझे मिली भी नहीं, मैंने फ्रीलांस ही किया। फिर इवेंचुअली जब मैं हर जगह अप्लाई करके थक गई और मुझे जॉब नहीं मिली एंड आई न्यू कि मुल्तान में इतना स्कोप भी नहीं है, लाइक मैं एमएस करके वापस गई थी और ऐसा नहीं है कि मैं लाइक सिर्फ डिग्रीज कर रही थी, मैं 2015 से फुल टाइम जर्नलिज्म में थी, मैं जॉब कर रही थी, आई हैड द एक्सपीरियंस,
लेकिन मुल्तान में क्या ऑफर हो रही थी, 25,000, 30,000, 30,000 से ऊपर तो लाइक मैं सोच भी नहीं रहा था कि पे करना है। That was like कि मेरी वर्थ मेरी नज़र में अब 30,000 रुपए Yeah, मिल रही है। despite all that experience. All that experience and degree and international exposure, I was like कि मतलब किस तरह से आप लोग जज कर रहे हैं ना चीज़ों को। फिर मैंने बड़ा मुश्किल डिसीजन था घर वालों को मनाना और उन्हें कहना Yeah, कि जी that's जाना where I है। wanted to ask you what made you take that leap, you know, to make that decision actually. देखो बहुत बेसिक सी चीज़ है कि मुल्तान में जॉब ही नहीं मिल रही थी और जो जॉब्स मिल रही थी वो सैलरी इतनी कम दे रहे थे। यानी आई हैड दिस डिग्री, आई हैड दिस एक्सपोजर, मैं एमएस करके आई थी, मैं 2015 से फुल फ्लेज जर्नलिज्म कर रही थी, फुल टाइम नौकरी की हुई थी मैंने। मेरे पास रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस था, असाइनमेंट एडिटर होने का एक्सपीरियंस था, मैंने आउट स्टेशन रिपोर्टर्स डेस्क हेड किया हुआ था विच मेंट लाइक 200 प्लस लोगों को मैं मैनेज करी थी फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिफरेंट प्लेसेस थ्रू आउट साउथ पंजाब। फिर उसके बाद मैंने डिजिटल पे काम करना शुरू कर दिया था, मैं ब्लॉगिंग करी थी नया दौर के साथ उस पॉइंट पे। तो मुझे ये था कि आई हैड ऑल ऑफ दिस एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस एंड द रिलेवेंट डिग्री एज वेल, तो एटलीस्ट एक अच्छा सैलरी पैकेज मुझे मिलेगा। Yeah. बट कोई 25-30 हज़ार से ऊपर तो कोई ऑफर ही नहीं कर रहा था मुल्तान। Which makes no sense. इट मेड नो सेंस टू मी क्योंकि मेरी नज़र में मेरी वैल्यू ज़्यादा थी। मुझे लगता था कि मेरी वर्थ ज़्यादा है, मॉनेटरीली मुझे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए क्योंकि आई एम अ स्टेप अहेड फ्रॉम अदर्स इन दिस रिगार्ड कि जिस पॉइंट पे सारे सिर्फ टीवी जर्नलिज्म कर रहे हैं या प्रिंट जर्नलिज्म कर रहे हैं इस शहर में, मैं उस पॉइंट पे डिजिटल में ना सिर्फ एंटर हो चुकी हूँ बल्कि अपना आप मनवा भी चुकी हूँ और मेरी एक अच्छी खासी ऑडियंस है। तो ऐसा नहीं है कि आई एम समबडी हु कम्स फ्रॉम जीरो एक्सपीरियंस। बट जब वो नहीं हुआ तो फिर मैंने लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह अप्लाई करना शुरू कर दिया। कराची आई न्यू इज नॉट एन ऑप्शन एनी मोर क्योंकि अम्मा मुझे पहले ही वहां से बुला चुकी थी, तो वो इस हक में बिल्कुल नहीं थी कि मैं कराची वापस जाऊं। मैं खुद भी कराची रहते हुए इतना ज्यादा बीमार रहती थी, मुझे साइनसाइटिस हो गया था और फिर जाहिर आप घर से दूर होते हो, कोई होता नहीं है ख्याल रखने के लिए, तो यू वांट दैट पैम्परिंग एट दैट टाइम ना, जब आप बीमार हैं तो यू वांट कि कोई ख्याल रखे और आपको फुल फ्लेज पैम्पर करे, तो वो भी नहीं मिल रहा था। तो ऐसे सेड कि ठीक है फिर ऑप्शंस दो बची हैं, इस्लामाबाद और लाहौर। लाहौर का कंफर्ट जोन थोड़ा सा ये था कि एक तो पप्पो का घर इधर था, बट एट द सेम टाइम मेरा छोटा भाई भी तब तक यहाँ पे पढ़ रहा था, हॉस्टल में रह रहा था, तो वो एक थोड़ा सा ना एज मिल गया वहाँ पे कि भाई इधर है, वो भी हॉस्टल में रह रहा है। फिर फूफो की बेटी का एडमिशन हुआ, वो भी यहाँ पे हो गया एंड आई वाज वेरी गुड फ्रेंड्स विद हर, हम लोग काफी क्लोज हैं अभी तक भी। तो फिर हम लोगों ने जरा कन्विंस करना शुरू किया सारे फैमिली मेंबर्स को कि देखें आप ना हमें एक अलग स्पेस लेने। Oh, that's huge. How did that happen? That was very very difficult क्योंकि यू नो देसी ब्राउन फैमिलीज में ये कॉन्सेप्ट कि जी वो बच्चे लाइक शहर में एक रिश्तेदार भी है, उनका अपना घर भी है और वो अपने बड़े के बगैर कहीं रह रहे हैं। और तो फिर हमारे पास ये था कि हमने उन्हें बोला कि देखिए आप 3 डिफरेंट जगहों पे हॉस्टल्स के पैसे देंगे, ठीक है, हमें से किसी एक को किसी दूसरे की जरूरत पड़ती है तो हमें ट्रैवल करके वहां जाना पड़ेगा, उसकी अपनी हैसल है। और फिर वो अगर आप फाइनेंशियली देखें उस सारी चंक को, तो दिस सीम्स लाइक अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट कि ठीक है आप नॉन फर्निश्ड घर ले लें, वहाँ पे सामान खरीदे तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट उसके बाद आप जितने पैसे हॉस्टल में हर महीने पे करने वाले हैं और उसमें फिर खाने का खर्चा अलग है और बाकी सारी चीजें अलग है, उसके मुकाबले में ये पैसे कम है। But it comes with independence. So you guys played with logic and that worked. It worked very difficultly, but eventually it did. But उसके बाद हुआ ये कि हम लोग शिफ्ट हुए फरवरी में लाहौर 2020 में, एंड मार्च में कोविड हैपेंड। सो तब तक अभी मुझे कोई जॉब एज सच मिली नहीं थी। मैंने तंग आके कॉल सेंटर में काम करना शुरू किया था। उस कॉल सेंटर में मुझे कोई 12-15 दिन हुए होंगे काम करते हुए। बच्चों को पहले छुट्टियां हो गई थी यूनिवर्सिटी से, लाइक उन लोगों को यूनिवर्सिटी ने कह दिया था कि जी आप लोगों की तो क्लासेस ऑनलाइन होंगी, तो ये लोग ऑलरेडी मुल्तान जा चुके थे।
और फिर उसके बाद आई स्टिल रिमेम्बर 23 मार्च को फर्स्ट फुल फ्लेज लॉकडाउन लगा था और हमारा ऑफिस बंद हो गया था एंड देन माय फैमिली वाज लाइक कि अब तुमने क्या करना है वापस आओ। आई वाज लाइक राइटफुली सो या क्योंकि हमारे कॉल सेंटर में उस टाइम तक ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम इन सब का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था तो सब कुछ छोड़ छाड़ के इमरजेंसी में बस ढूंढी कर गिरा के वापस घर पहुंच गए अब वो जो 1 महीने की इंडिपेंडेंस एंजॉय की हुई थी वो घर जाके लगे कि ओ नो ये तो हम किसी कैद में आ गए हैं बट फिर क्या फाइनली अप्लाई करते 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 मुझे एक जॉब मिली डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म था जर्नलिज्म था समथिंग विच आई वाज रिलेटेड टू समथिंग आई वाज एक्साइटेड अबाउट तो इवेंचुअली फिर मैं जून 2020 में वापस लाहौर आ गई और आई स्टार्टेड डूइंग माई जॉब देयर लेकिन इस पॉइंट तक भी इवन अगर अभी हम 2 साल बाद बैठ के ये बात कर रहे हैं अभी भी देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो उस तरह से एक्सेप्टेंस उसकी नहीं है अभी भी मुश्किल है हजम करना बहुत सारे लोगों के लिए कि जी ये लोग अकेले रहते हैं बट इस एपिसोड में सिर्फ एक अच्छी चीज ये थी क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ था तो अब हम हर जगह जाके ना जब हम घर ढूंढ रहे थे यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे भी यही सीन था लोगों को लगता है कि सिर्फ कराची में ऐसा है या मुल्तान में ऐसा है लाहौर इज अ बिट ओपन और समथिंग लाहौर में भी एग्जैक्टली यही है कि जी बैचलर्स को घर कैसे दें लोगों की कंसर्न थे यही कि जी आप में से तो कोई मैरिड नहीं है और कोई बड़ा नहीं रह रहा तो फिर मैंने उन्हें बताया कि जी मैं बड़ी हूँ मतलब कि कब बड़ा 25 साल से ज्यादा उम्र हो गई है मेरी को खुदा का खौफ करो इससे ज्यादा बड़ा मैंने क्या होना है मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ अपने पैसे कमा रही हूँ अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ जी रही हूँ अब इससे ज्यादा बड़ा आपको क्या चाहिए किसी घर में तो फिर उसमें ये होता था कि हम दोनों जाते साथ ही ना अपने आईडी कार्ड दे देते थे जी अब्बा का नाम पढ़ लें एड्रेस एक ही लिखा हुआ है सचमुच में बहन भाई है लेकिन उसमें भी ये जो कंसर्न है ना लोगों के विच मेक्स जीरो सेंस टू मी कि जी आप लोगों ने शादी नहीं की हुई अभी तक मतलब इट्स नॉट योर प्रॉब्लम कि आपने शादी नहीं की हुई आपका मसला ये है कि आपको किराया टाइम पे मिलना है या नहीं वो आपको मिल रहा है टाइम पे तो आपको और किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए या तो हम कोई जो वो एक होती है ना किराएनामे में एक क्लॉज होती है कि जी आप इस जगह को किसी कमर्शियल पर्पसेस के लिए नहीं यूज कर सकते हैं तो या तो हम कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो वहां पे फिर तो आपको मसला होना चाहिए फिर जी उन्हें मसला ये है कि आपके तो कजन्स भी सारे एज फेलोज ही है ना अब वो जो भी आ रहा है उसके बारे में अगर कोई पूछता है कि कौन है तो है तो हमारा कजन ही यार पुप्पो के बच्चे यहीं पे रहते हैं ठीक है बाकी दूसरी पुप्पो के बच्चे भी इधर ही आते हैं तो अगर वो कोई हमारी फैमिली को कॉल भी करता है या उनसे पूछता भी है तो वो है तो हमारी फैमिली मेंबर्स अब आपको फैमिली मेंबर्स के आने पे एतराज नहीं हो सकता बिल्कुल अभी जहाँ रिसेंटली हम शिफ्ट हुए हैं वहां पे भी इतना फनी सीन हुआ कि उन्होंने मेरे भाई को बुला के कहा कि जी हमें तो पता लगे कि आपने सबलेट कर दिया किसी को अच्छा आपने एक कमरा किराए पे दे दिया तो मेरा भाई आगे से कहते कि भाई हम तो खुद पूरे नहीं आते हमने कमरा किसी को क्यों किराए पे देना है हमारा तो अपना गुजारा इतना मुश्किल से हो रहा है यहाँ पे तो वो जो एक मोहल्ले वालों को पता लग जाए ना कि इस घर में बैचलर्स रहते हैं नो मैटर वो बहन भाई हैं अब हमारे जो घर काम करने आती है बाजी उन्हें पिछले दिनों पता लगा कि मैं और मेरा जो भाई है हम दोनों सगे बहन भाई हम कजन्स नहीं है अच्छा तो अगर वो क्वेश्चन आ रहा है इसका मतलब है कि मोहल्ले में ये कंसर्न फैला हुआ है कि जी ये आपस में क्या लगते हैं भाई हम आपस में जो मर्जी लगे आपको इससे क्या मसला है या तो हम आके आपकी प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं या हम आपकी जिंदगी मुश्किल कर रहे हैं या हम आपके घर के गेट के आगे अपनी गाड़ी लगा देते हैं फिर तो आप चले हमसे तंग आए हमें समझ भी आती है अपने काम से अपने काम रखा हुआ है चुप करके अपने घर में रहते हैं जो हमारा दिल कहता है हम वो वहां पे कहते हैं आपस में सारे young folks in a safe space enjoying what they want. अब जो आपका इनिशियल वो सारा क्वेश्चन था और इंट्रोडक्शन था अबाउट थिंग्स कि हाउ डिड दैट हैपन और वो लीप ऑफ फेथ कैसे लेना है मैं किसी पॉइंट पे भी ये नहीं कहूंगी कि ये आसान काम है ये एक बहुत मुश्किल काम है मैं अभी भी एट टाइम्स ये कह रही होती हूँ कि आई डू नॉट वांट टू एडल्ट आई एम डन विद एडल्टिंग मेरी बस हो गई है क्योंकि हर महीने का वही सर्कल कि आप फाइनेंसेस मैनेज कर रहे हैं आप ग्रोसरी मैनेज कर रहे हैं आप चीजें मैनेज कर रहे हैं कोई मसला हो रहा है वो कर रहे हैं रिजॉल्व प्लम्बर को बुलाना है कारपेंटर को बुलाना है
काम वाली बाजी जो आ रही है उनके अपने मसाइल हैं, उनसे डील करना है, फिर उसके बाद आपकी अपनी एक लाइफ है जो आपने जीनी है। तो उस सबको मैनेज करना भी आसान काम नहीं है। फॉर इंस्टेंस लास्ट जगह जहाँ मैं जॉब कर रही थी, आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट। लाइक इस्लामाबाद तो हमारे लिए ऐसे था ना जैसे हम जो है वो भगवानपुरे से ठोकर जा रहे हैं, इतना हम लोग ट्रैवल कर रहे थे इस्लामाबाद। तो पीछे जाहिर है कि बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो रही थी, बहुत सारे मसले आ रहे थे, बहुत सारी चीजों को मैनेज करना पड़ रहा था। ऐसा नहीं है कि वो कोई और अगर आप वहां पे नहीं है तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपने उस प्रॉब्लम को भी साथ साथ मैनेज करना है। मैं पिछले दिन अपनी बहन को कही थी कि यार मेरी बस हो गई है, एंड एक दिन लाइक मैंने एक स्नैप भेजी बिकॉज आई वॉज वेरी अपसेट ऑन समथिंग, और मुझे लाइक हर चीज़ जो है ना वो उससे चिढ़ चढ़ रही थी, हर चीज़ से मुश्किल हो रही थी। और मेरी बहन ने इतने प्यार से मुझे उसके बाद मैसेज किया एंड शी सेड कि तुम्हें पता है कि तुम ऐसे इंडिपेंडेंट ही अच्छी लगती हो, और इट्स वेरी यू नो डिफिकल्ट टू मैनेज व्हाट यू आर डूइंग। और फिर मुझे तब रियलाइज हुआ कि ओके दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव एक्चुअली डन इन माय लाइफ। मुझे ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं लगती थी कि मैंने ये सब कुछ मैनेज कर लिया है, या मैं एक इंडिपेंडेंट स्पेस चला रही हूँ और मैं वहाँ पे इंडिपेंडेंटली रह रही हूँ इस लिबर्टी के साथ। बट recently I was having this conversation with someone who is very close to my heart, and he said कि मतलब तुम अपने आप को इतना स्क्रूटनाइज कर रही हो लोगों की बातों पे, और स्पेशली वो लोग जो तुम्हारे बहुत करीब हैं, तुम्हारी शादी नहीं हुई हुई है, या तुम कोई ऐसा पोटेंशियल लड़के को अभी तक डेट नहीं कर सकी हो जिससे तुम्हारी शादी हो जाती, तो इट्स नॉट अ सक्सेस। एंड देन ही सेड कि तुम रियलाइज कर रही हो कि तुमने ये जो इतना कुछ कर लिया है ये अपने आप में कितनी बड़ी सक्सेस है। इस सोसाइटी में रहते हुए तुम एक इंडिपेंडेंट जगह पे रह रही हो, Exactly. अपनी मर्जी से चीजें कर रही हो, अपने हिसाब से घर चला रही हो, विदाउट दिस टाइटल ऑफ मैरिज जो यूजुअली हमारी सोसाइटी में आता है इंडिपेंडेंस, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस के टैग के साथ। सक्सेस इज बेसिकली लड़कियों के लिए इट्स शादी, लाइक, and you are defying all those typical terms and norms and stereotypes. So I mean that's a dream for a lot of girls. I mean even if they don't accept it, but most of us definitely wanted to live a life of our own and Obviously. build a, like seriously, I mean he was completely right. You are building a life on your own terms and you are building a home on your own, and like how many girls get to do that? Barely any. I think मैं बहुत privileged हूँ इस मामले में। मैं हमेशा अपने privilege को ना सिर्फ ये कि acknowledge करती हूँ, बल्कि publicly उसके बारे में बात भी करती हूँ, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है हमारी सोसाइटी। बिल्कुल भी नहीं है, मेरे लिए भी आसान नहीं था, किसी भी और इंसान के लिए आसान नहीं होगा। अभी भी बहुत सारी चीजों पे खुद को डिफेंड करना पड़ता है, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है, और ये जो एक मुसलसल यू नो विद जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, जो ये प्रेशर आता जा रहा है ना कि जी नहीं शादी नहीं की है, शादी नहीं की है, शादी नहीं की है, शादी नहीं की है। मैं यूजुअली बहुत हंसी मजाक में इस चीज को टाल देती हूँ कि यार ठीक है, मतलब व्हाट एल्स शादी कैन ऑफर मी, दिस इज द मैक्स दैट इट कुड ऑफर। ठीक है, ज्यादा आप कोई ऑफर कर सकता है तो मुझे कंपेनियनशिप ऑफर कर सकता है। अगर वो नहीं आ रही है शादी में तो उसके अलावा तो बाकी सब है मेरी जिंदगी में। like what's the other person is bringing to the table, लाइक ठीक है, आप शादी मुझे ऐसे बेच रहे हैं कि इंडिपेंडेंस मिलेगी, वो है मेरे पास, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, वो फिल वक्त है मेरे पास, ठीक है, मैं एक अपनी स्पेस बना सकूंगी, वो मेरे पास है। अगर एक बंदा मुझे कंपेनियनशिप ऑफर नहीं कर रहा तो आप एक रिलेशनशिप क्यों मेरे पे थोप रहे हैं? लेकिन वो रिलेशनशिप नहीं है मेरी लाइफ में, उसकी वजह से ये जो सब कुछ है ना ये जीरो चला जाता है। Okay, so like we are on this topic, and if you don't mind my asking, No, sure. So how do you manage this immense pressure? I mean, I'm sure it comes from everywhere, whether it's close friends, it's family, it's anyone, because trust me, we have all been there. Everybody would, you know, consider कि शादी नहीं हुई ना, so you know your life is incomplete. How do you manage this? I still have goosebumps. यार सच बोलो तो मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है।
देखो दोस्तों यारों में बंदा कह देता है कि क्या बकवास है, चुप करके बैठे तुम, अपनी जिंदगी तुम लोग की मुसीबत में पड़ी हुई है और मुझे भी तुम लोगों ने मुसीबत में डालना है। और ये मेरे साथ बहुत ज्यादा हुआ। लाइक मेरी जितनी फ्रेंड्स की शादियां हुई ना, 90% नहीं है किया कि शादी के फौरन बाद ये बोले कि यार तुम पता है कितना कुछ मिस आउट कर रही हो, सच अ ग्रेट लाइफ, और तुम पता नहीं किन लोगों के साथ जलील हो रही हो, और ये तो कोई लाइफ नहीं होती, लाइफ तो ये शादी के बाद होती है या बच्चे के बाद होती है, तब आप कंप्लीट होते हैं एंड एवरीथिंग। तो ऐसा नहीं है कि वो चीज हर्ट नहीं करती थी, वो बहुत हर्ट करती थी, बहुत तकलीफ होती थी कि यार मतलब आप लोग किस तरह से इस तरीके से मुझसे बात कर सकते हैं, इवन इफ यू आर अ फ्रेंड कमिंग फ्रॉम कंसर्न, तो आप आउट ऑफ कंसर्न मुझसे बात करें ना उस तरीके से, आप मुझे डिमीन क्यों कर रहे हैं इस चीज पे। एग्जैक्टली। बट फिर उसके बाद कोई गुजरे होंगे कोई 1.5-2 साल उनकी शादी को और लाइक यार जिंदगी तो तुम गुजारी हो यार, ये लाइफ होती है यार, तुम्हारा अपना एक वो स्पेस है और तुम्हारा जो दिल करता है तुम वो करती हो, तुम जहाँ जाना चाहती हो, तुम्हारे पास अपने पैसे होते हैं। बट उस सब के साथ भी ना वो एक नोशन आती रही, still want you to get married, right? और ऐसा नहीं है कि मतलब कोई पार्टनर की नीड फील नहीं होती है या दिल नहीं करता है। आई थिंक कि ज्यादातर लोगों का दिल करता है कि कंपेनियनशिप हो। एग्जैक्टली, हाँ। बट इवन मैं अपनी फैमिली को भी यही कहती हूँ कि अगर एक बंदा मुझसे इसलिए शादी करना चाहता है कि मैं उसकी सर्वेंट हूँ या मैं उससे एक दर्जा नीचे की इंसान हूँ, तो मैं उस शख्स के साथ नहीं रह सकती। अब इस पॉइंट तक आई थिंक हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि मुझे खाना भी बनाना आता है, मुझे सफाई भी करनी आती है, मुझे कपड़े इस्त्री करने आते हैं, डस्टिंग करनी आती है, ड्राइव करना आता है, मैकेनिक के पास मैं अपनी गाड़ी खुद ले जाती हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है मेरे लिए कि मैंने मैकेनिक के पास खुद लेके जानी। लाइक मैं इंटेंशनली किसी पे डिपेंडेंट होना चाहूँ किसी काम के लिए तो मैं हो जाऊंगी, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, ये नहीं है कि इट्स माई नीड कि मैंने उस पर डिपेंडेंट होना है, इट्स माई वांट कि मैं उस पर डिपेंडेंट हो सकती हूँ अगर मैं चाहूँ। Very nice to actually draw a line between these two. तो वो जो वांट है ना कि कभी कभी बंदे का दिल कहता है कि यार ठीक है आप घर आओ तो एक कप चाय का बना हुआ मिल जाए आपको, या यू हैव समबडी टू जस्ट कम हग क्राई एंड टेल के यू नो आज सारे दिन में ये हुआ, कम एंड लाफ एंड टेल के आज सारे दिन में ये हुआ। आपके पास कोई पार्टनर हो जिसके साथ आप जाओ घूमो फिरो अपनी लाइफ शेयर करो, श्योर। बट अगर वो पार्टनर मेरे से ये चाहता है कि मैं उसके गुलाम बन जाऊं तो वो मैं नहीं कर सकूंगी। एंड इट डजंट मीन आई एम नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। आई बिलीव कि आपकी जिंदगी का हर रिश्ता जो है ना इट कम्स विद अ कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल। आप अपने सिबलिंग्स के साथ एक कॉम्प्रोमाइज में रहते हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ एक कॉम्प्रोमाइज में रहते हैं, आप अपने कजिन्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कॉलीग्स के साथ, नो मैटर क्या रिलेशनशिप है आपकी जिंदगी का, आप एक सर्टेन कॉम्प्रोमाइज के साथ रह रहे होते हैं। कुछ चीजें हमें उनकी पसंद नहीं होती हैं, कुछ हमारी उन्हें पसंद नहीं होती हैं, कुछ चीजें हम बदल लेते हैं, कुछ चीजों को हम लेट गो कर देते हैं, एंड दैट्स हाउ इट इज। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ शादी का कॉन्सेप्ट ही है कि जी आप कह दो जाए एक जगह पे, वन साइडेड कॉम्प्रोमाइज। एंड ऑल्सो फिर whoever person comes in my life, they have this शौक कि ओ तुम अकेले रहती हो और इंडिपेंडेंट और घर वालों से दूर और तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, और मतलब मेरा मसला ये है कि मुझे अपने टीन एज में या अर्ली 20s में जो सेफ स्पेस नहीं मिली, अगर वो सेफ स्पेस मैं 4 लोगों के लिए भी क्रिएट कर पाई हूँ ना, वो मेरी सक्सेस है। एंड आई डोंट वांट टू लेट गो ऑफ दैट सेफ स्पेस। अगर तो आप मेरे लाइफ पार्टनर बनना चाहते हैं, let's make a safe space for people who are younger than us, or even older than us, who need it. ठीक है, आप या तो उसको इस हिसाब किताब में लेके चले ना, क्योंकि मुझसे जब कोई शादी का पूछता है तो मैं कहती हूँ देखो आइडियली तो 2 अलग घरों में हमें रहना चाहिए ताकि कम से कम झगड़े हो हमारे। चलो 2 अलग घरों में नहीं रह सकते तो एक घर में 3 कमरे होने चाहिए, एक उसका, एक मेरा, एक हमारा। तो एंड इट ऑल्सो कम्स विद अ लॉट ऑफ मनी कि अगर आपके पास इतने कमरे हैं तो जो कि अभी हमारे पास नहीं है, तो चलो जितना कि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, अगर उतना का ही वो भी बंदा अफोर्ड कर सकता है तो हम एटलीस्ट एक ऐसा घर ले सकते हैं जिसमें हम दोनों के 2 अलग कमरे हो और हमारी अपनी पर्सनल स्पेस हो। अब वो पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट, मी टाइम का कॉन्सेप्ट, लाइक कोई भी बंदा आता है पूछता है अच्छा बंदा क्या करता हो, पैसे कितने हो, कमाता कितना हो, गाड़ी कैसी हो, घर कैसा हो, एंड आई एम लाइक आई डू नॉट केयर।
मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे फिक्र ही नहीं है इस चीज की, मेरा तो मसला ही कोई और है, मैं तो इमोशंस पे चलने वाली बंदी हूँ, या मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर चाहिए तो वो सिर्फ इस हद तक चाहिए कि हम एक कंफर्टेबल लाइफ गुजार सकें, लग्जरी ना हो उसमें। तो वो उस सब को किसी को समझाना बहुत मुश्किल काम है। मतलब मेरे घर वाले हों या मेरे फ्रेंड्स हों या कोई भी और इंसान जो मुझसे पूछ रहा है, जब मैं उनको ये जवाब देती हूँ कि जी मेरी सिर्फ एक डिमांड है कि मैं उस बंदे से शादी करूंगी जो मुझे अपने से बराबर का इंसान समझे हर चीज में, तो लाइक बेटा प्रैक्टिकल बात करो, मतलब गाड़ी कैसी हो, घर कैसा हो, लाइक भाड़े में जाए गाड़ी, जहन्नुम में जाए घर, बंदा कैसा हो ये तो पूछ लो मेरे से, क्योंकि इवेंचुअली तो मैंने उसके साथ लाइफ गुजारनी है। सो इसको टैकल करना अभी तक भी बहुत मुश्किल है। मैंने डेलिबरेटली बहुत सारे लोगों से मिलना छोड़ दिया है। मेरा सोशल मीडिया देख के लोगों को लगता है कि मैं एक बहुत सोशल बंदी हूँ और मैं घूमती फिरती रहती हूँ सारा टाइम, या मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ। जो मेरे पर्सनल फ्रेंड्स है लाइक यू, दे नो कि ये बंदी हमें कहीं भी मिलेगी ना, ये अपने घर ही बैठी होगी अपने बिस्तर के ऊपर, इसे जब कॉल करोगे 90% ऑफ द टाइम शी इज लाइक यार घर हूँ, आ जाओ। बहुत कम होगा ये कहेगी कि नहीं यार आई एम सॉरी मैं कहीं बाहर निकली थी। that's so true. हालांकि दिस यूज्ड टू बी वेरी डिफरेंट आज से 4-5 साल पहले। यू नो मी सिंस बैक देन, मैं बहुत ज्यादा घूमती फिरती थी, बहुत लोगों से मिलती थी, नेक्स्ट लेवल किस्म की कोई सोशल लाइफ थी मेरी। और ऐसा नहीं है कि अभी कोई मैं इंट्रोवर्ट हो गई हूँ या मैं लोगों से मिलती नहीं हूँ या मैं बात नहीं करती हूँ, आई डू, लेकिन अब वो जो सिलेक्शन है ना लोगों की, वो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, क्योंकि मैं ना हर टाइम ये सवाल नहीं अब सुन सकती हूँ कि शादी कब करी हो, तुम्हारा नंबर कब है। अब मेरा दिल कहता है कि अल्लाह माफ करे कोई मुझे जनाजे पे मिले ना तो मैं उससे पूछ लूँ कि तुम्हारा नंबर कब है, क्योंकि लोग आपको इतना इरिटेट कर देते हैं। बट इट डेफिनेटली टेक्स अ टॉल ऑन योर मेंटल हेल्थ। देयर हैव बीन सो मेनी टाइम्स जब मैं बहुत ज्यादा रोई हूँ इस सवाल पे कि इट इज नॉट माई फॉल्ट एनीमोर, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट इन ऑल ऑफ माई रिलेशनशिप्स, कि मैं जितना कॉम्प्रोमाइज कर सकती थी मैंने वो किया, मैं जितना एडजस्ट कर सकती थी मैंने वो किया। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई फरिश्ता और मैंने कोई गलतियां नहीं की है। बहुत सारे प्लेसेस पे आई वाज अ वेरी टॉक्सिक पर्सन। नाउ व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज कि अच्छा ये हरकत मैंने बहुत टॉक्सिक की थी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। एंड इट्स ऑलवेज अ ग्रोइंग प्रोसेस, आप ग्रो करते हो इस चीज से। लेकिन अगर कोई ये नहीं ना समझ रहा कि ये ग्रो टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ फाइनेंशियली नहीं है, इट्स इमोशनली टू। और बहुत सारी चीजें मैं अभी भी ये स्ट्रगल करती हूँ इस चीज से कि अच्छा रिलेशनशिप के शुरू में जो चीज थी वो अब इस पॉइंट पे नहीं है, या शुरू में जो बातें मैंने की थी मैं अब वैसी नहीं हूँ, तो अब मैंने उस चीज को कैसे टैकल करना है, मैंने कैसे डील करना है। तो वो तो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रहने से होता है ना। अब वो इस तरह के टेक्निकल नुक्ते किसी को समझाना, because that वो count नहीं ना होती है, besides growing together and breaking a lot of generational cycles, वो जब तक you are not equally on that level with your partner, it's just going to be another sufferable thing for the rest of your obviously, life. like बहुत सारे टाइम्स ऐसा होता है कि इतना कुछ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ये बहुत बड़ी, अकेले रहना भी। शुरू में लगता था कि वेरी एक्साइटिंग, इंडिपेंडेंस, चिल माहौल, दोस्त जब मर्जी आए, हम जब मर्जी जहाँ मर्जी जाए। बट वो अनकॉन्शियसली भी ना वो एक चीज मुसलसल चल रही होती है कि अच्छा अब ये काम रहता है, अब ये करना है, अब फाइनेंशियली ये चीजें करनी है। तो वो एक इतना बड़ा टॉल होता है आपके ऊपर। और फिर कोई छोटी सी चीज होती है, कोई छोटी सी बात होती है, वो आके ऐसे हिट करती है, देन यू जस्ट वांट टू क्राई, सिट अलोन एंड क्राई एंड थिंक हाउ मिजरेबल योर लाइफ इज बिकॉज यू आर अलोन। लेकिन वो जब वो एक साइकिल गुजर जाता है ना एक आध दिन का, फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है वी आर अलोन। इतने सारे मसले नहीं है जिंदगी में, बेयरेबल चीज़ें हैं। अच्छा, while we are on it, so like you have told us a lot of things about कि आपने किस तरीके से इतने इंडिपेंडेंट डिसीजंस लिए, बहुत डिफिकल्ट डिसीजंस लिए, एंड लाइक I'm going to say it, your cousins are very lucky because you are the cycle breaker, like you are setting up new standards in everything. I am like honored that they trust me this much with their life decisions and everything, because it's always a two-way thing. एक step उन्होंने लिया, एक step मैंने लिया, and that's how it all happened. And it's balanced that way, of course.
अच्छा, so tell me, what are some of the misconceptions that you've always faced or heard about yourself as an independent woman? सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन तो ये, आई डोंट नो इफ इट्स अलाउड टू से द वर्ड ऑन द पॉडकास्ट और नॉट, कि यार तुम तो सिंगल हो, तुम्हारा क्या खर्चा है. Oh, yeah. Oh my god, I hate this sentence so much. Yeah. मतलब what do you mean by तुम्हारा क्या खर्चा है? हाँ. ठीक है, आपके पैम्पर ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारा मसला ये है कि हम रोज कुक नहीं कर रहे हैं, हमारे बाहर से खाना ज्यादा आ रहा है. हाँ. ठीक है, क्योंकि अब देखो मैं 9 to 5 जॉब करती हूँ. 9 to 5 का मतलब ये है कि आधा घंटा ट्रैवल का आप वैसे निकाल दें, And Lahore की ठीक है, traffic. तैयार होना, फिर चीजों को मैनेज करना, फिर चूंकि पीपल नो यू आर सिंगल, दे थिंक आप बिल्कुल ही वेले हैं, हाँ. आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं. Yeah, like you have no life actually just because you are single. तो वो मुझे लाइक अगर कोई प्लान बन रहा है मिलने का या कुछ है, आई विल जस्ट से, स्पेशली इन माय लास्ट जॉब व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग अ लॉट, मेरे Yeah. वीकेंड्स भी मेरे नहीं होते थे. Yeah. और मैं ज्यादातर या इस्लामाबाद हूँ या कहीं और हूँ और मैं काम कर रही हूँ. हाँ. तो उनका ये होता था, यार तुम्हारी तो अभी शादी नहीं हुई तो तुम्हारे इतने मसले, तुम तो अभी अकेली रहती हो तो तुम्हारे इतने मसले. एंड आई एम लाइक, अकेले लोगों के मसले कैसे नहीं हो सकते हैं? हाँ. We do have a life, we live that, we do have some responsibilities. हमने भी घर के कुछ काम करने होते हैं, हमने भी अपनी अलमारियां सेट करनी होती हैं, हमने भी डस्टिंग करनी है. पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, हाँ, like we are of also course. responsible And for also I have to go and meet my family. yeah. किसी वीकेंड में मुझे घर भी जाना होता है. तो वो जो एक लोगों को लगता है ना कि आप चूंकि आप सिंगल हैं और आप अकेले रह रहे हैं तो आपकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है और आपको तो सारा टाइम वेले और अवेलेबल होना चाहिए. हाँ. I'm like, no dude, that's not how things work. So like near to wrapping it up, like how do you manage living in two homes? Like your one home is in Multan and one is in Lahore. Obviously Multan का घर भी याद आता होगा. You must miss your mom, parents and siblings. How do you manage living in two places, should I say, at one time? मैं कहती हूँ बहुत जो है ना वो लिविंग ऑन द एज वाला काम है. मतलब घर में कुछ हुआ है, पेरेंट्स बीमार हुए हैं, सिबलिंग्स बीमार हैं, नहीं भी बीमार, सिर्फ उदास हैं, हार्ट ब्रोकन है, कोई छोटा सा इशू हो गया, कोई लड़ाई हो गई, कुछ हो गया, उस हर चीज की फिक्र रहती है. ऐसा नहीं है कि नहीं रहती है. और अगर आपको कोई चीज 2 दिन बाद पता लगती है ना कि अच्छा 2 दिन पहले ये हुआ था, तो और भी ज्यादा तकलीफ होती है कि यार घर वालों ने नहीं बताया. अब घर वालों का माइंडसेट ये होता है कि वो घर से दूर है, उसको हम क्या परेशान करें, उसके अपने नस मसले चल रहे हैं, उसने क्या कर लेना है इस सिचुएशन में. तो वो उसको बैलेंस करना और फिर घर वालों को ये समझाना कि ओके आई हैव अ लाइफ हियर, आई हैव टू लिव दैट. अपने आप को ये समझाना है कि ओके दे हैव अ लाइफ देयर, दे हैव टू लिव दैट. घर बहुत याद आता है, कपड़े धोते हुए, खाना बनाते हुए, मतलब वो जो एक अय्याशी थी ना कि किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है, एक लाओ वाली सी जिंदगी है, वो है नहीं अब. वो आपको खुद सारी चीजें देखनी पड़ती हैं बार बार कि यार ये चीज तो नहीं खत्म हो गई है. अब जैसे अभी 4 दिन पहले मैं ग्रोसरी करने गई और मैंने ये नहीं चेक किया कि बर्तन धोने वाला साबुन है या नहीं है. अगले दिन काम वाली बाजी है, उन्होंने आके मुझे कहा कि बर्तन धोने वाला साबुन ही नहीं है. और उस टाइम मैं एक शादी में जाने के लिए तैयार हुई थी. लाइक ओह क्यों भाई. देन आई वाज लाइक अच्छा ठीक है. फिर मैंने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया, मैंने थोड़ा शैम्पू मिक्स किया यार इससे धोने फिलहाल ठीक है, बाद की बात में देखें कि ज्यादा तो प्लेटों को क्या ही हो जाएगा, उन्होंने क्या ही कह लेना है, आज अच्छे शैम्पू से नहा लिए. बट वो मतलब कभी कभार स्पेशली जब मैं लाहौर की ट्रैफिक में फंसती हूँ तो मुझे मुल्तान बहुत याद आता है कि छोटा सा शहर था, किसी भी टाइम कहीं भी पहुंच जाया करते थे. लेकिन वहां पे जो ये था कि अगर मैं ऊंची आवाज में गाने लगाते हुए जा रही हूँ गाड़ी में या थोड़ी सी मैं स्पीड में जा रही हूँ और साथ ही घर शिकायत पहुंच जाती कि जी आपकी बेटी को हमने फलां जगह देखा था गाड़ी ड्राइव करते हुए, वो ये कर रही थी फलां जगह, ऐसे एक लड़के के साथ बैठी थी, ये था वो था. अब वो वाली चीजें यहाँ पे नहीं है, तो उसके मजा भी आता है कि यार मतलब ठीक है जो मर्जी कह रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, यहाँ पे कोई नहीं घर बता रहा. लेकिन मामा के हाथ के बने हुए पराठे बहुत याद आते हैं. उनको जप्पी डालना बहुत याद आता है मुझे अक्सर. तो वो वाली चीजें और आपस में हमारा बहन भाइयों को एक दूसरा शरारतें करना, शुगर लगाना, वो चीजें मैं बहुत मिस करती हूँ. और अब लाइक जैसे रिसेंटली
मामा घर की कंस्ट्रक्शन करवा रही हैं, तो उसमें मैं बड़ा मुझे फोमो होता है कि यार ये सब अपनी टाइलें जाके खुद पसंद कर रहे हैं, कमरों के डिजाइन खुद देख रहे हैं, मैं क्यों नहीं हूँ, मैं अपने कमरे के बारे में ये क्यों नहीं कर सकती हूँ। वो मामा ना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट्स दे रही होती है कि अच्छा आज फलां कमरे में टाइलें लग रही हैं, आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है। तो मुझे भी इतना ज्यादा होता है कि यार मतलब ये कितने मजे कर रहे हैं और कितना एंजॉय कर रहे हैं। कुछ ये जिंदगी एंजॉय कर लेते, कुछ वो जिंदगी एंजॉय कर लेते, बट दोनों के अपने pros and cons. So like your heart is in two places most of the times, and that's okay because I think at the end of the day it's worth it, right? Okay, so last question. Why every girl should be as independent as Laiba? मुझे नहीं लगता मैं इतनी बड़ी इंस्पिरेशन हूँ, बट आई थिंक कि जब आप एक दफा इंडिपेंडेंट रहते हैं ना, वो चीज आपको बहुत कुछ सिखाती है। एक मुझे लगता है कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट जरूर आनी चाहिए, जिसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने अपने पैसों को यूज कैसे करना है, आपने मंथ एंड तक उन पैसों को चलाना कैसे। शुरू में तो इतनी टेरेबल थी मैं कि मैं हर महीने घर कॉल करके कह रही थी यार पैसे भेज दो, यकम को 26 को या जिस तारीख को भी सैलरी आएगी मैं वापस कर दूंगी। बट अब इवेंचुअली मैंने उस सर्कल को इतना मैनेज कर लिया है कि अगर किसी को भी थोड़ी बहुत अमाउंट चाहिए, इट डजंट मीन कि मेरे से पैसे मांगे, प्लीज डू नॉट, बट लाइक दैट डजंट अप्लाई ऑन मी, राइट? ऑफ कोर्स नॉट ऑन यू, यू आर माय फ्रेंड, बट ऐसे बाकी रैंडोस नहीं, प्लीज मैं किसी को पैसे नहीं दे रही। तो वो सीखना कि अच्छा ठीक है अब इतने अमाउंट हमने एक इमरजेंसी कैश रखना है, इतनी अमाउंट हमने ग्रोसरी के लिए रखनी है, इतनी चीजें जो है वो अपने ट्रैवल के लिए और इन चीजों के एक्सपेंसेस होंगे, और फिर एक चंक रखना है अपनी अय्याशी का भी, क्योंकि अगर वो नहीं होगी ना तो फिर ये सब यूजलेस लगने लग जाता है कि यार फिर इतना सारा कुछ किया क्यों था। बिल्कुल, ये इंडिपेंडेंट लाइफ की जरूरत क्या है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर आवरसेल्व्स। तो अब लाइक जैसे रिसेंटली हम लोग सारे कजन्स बैठे हुए थे और मैंने दिखा रही थी कि मैंने ये ड्रेस लिया है, फिर एक हफ्ते बाद है कि मैंने ये ड्रेस लिया है, देयर इज सम चेंज हियर। लाइक हाँ, जिंदगी में पहली दफा मैंने सोचा कि यार अपने ऊपर भी इतने पैसे लगा लेने चाहिए। इट्स ओके अगर मुझे मेरा दिल कर रहा है कोई कपड़े खरीदने का तो मैं वो खरीद लूं, बट ऑफ कोर्स फिर उसकी बजटिंग देख के कि अच्छा कहाँ से उसका बजट निकालना है। तो आई थिंक एक ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। एंड सेकेंडली जब आप इंडिपेंडेंट रहते हो ना तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस का आपने एक मिड पॉइंट ढूंढना होता है वो आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप वो नहीं सीखेंगे तो आप नो मैटर किसी के भी घर जाके रह रहे हैं, एंड बाय किसी के घर आई मीन कि अगर आपकी देखो बेसिकली हमारे दो ही घर होते हैं इन एन आइडियल सोसाइटल सिचुएशन, अम्मा अब्बा का घर और ससुराल। तो वो फिर हमें दोनों जगहों पे नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे हमें ये कहा जाता है कि यहाँ के साथ करना जो भी करना, और यहाँ में ये कहा जाता है माँ बाप के घर जो भी करके आए याशी की होगी, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो वो जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि हमारी लाइफ कहाँ है, हम कहाँ है, जैसे हम जीना चाहते थे वो कहाँ है, आपको वो मौका मिलता है। और फिर जब आप एक दफा अकेले रह लेते हैं ना फिर आपको पता होता है कि आपको अपनी लाइफ में एग्जैक्टली किसी भी इंसान में क्या चाहिए, बी इट योर फ्रेंड्स, बी इट योर लाइफ पार्टनर, बी इट एनीबडी एल्स इन योर लाइफ। आपको समझ आ जाती है कि अच्छा ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें लेट गो की जा सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई जो 3-4 लोग एक साथ रह रहे हैं हम कोई बहुत ही नेक्स्ट लेवल हार्मनी में रह रहे हैं, हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। तो वो चीज आपको ये सिखाती है कि फिर इसका मतलब है कि आप किसी के भी साथ रहेंगे आपकी लड़ाइयाँ होंगी, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करें, आप ये सीखते हैं। एंड ऑल्सो अपने दिल को एक टाइम पे दो जगहों पे कैसे मैनेज करना है। Oh my God, क्योंकि आई थिंक कि जब आप अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के ससुराल जाते हैं या शादी करके जाते हैं तो हर लड़की इस चीज से स्ट्रगल करती है। बिल्कुल, एवरी पर्सन स्ट्रगल्स विद दिस। एंड इवन चलो आप शादी करके नहीं भी गए, बी इट एनी पर्सन फ्रॉम एनी जेंडर जो अपना घर छोड़ के कहीं भी और रह रहे हैं, वो एक चीज हमेशा रहती है और वो फिर आप ऐसे ही सीखते हैं। लाइक अभी भी मेरा इस मुल्क से बाहर जाने का सबसे बड़ा फियर यही है कि व्हाट इफ समथिंग हैपेंस एंड आई एम अनएबल टू कम बैक। तो वो चीज सीखना समझना कि आपने लाइफ में किस चीज पे आप किस पॉइंट पे क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या चीज आपके लिए सक्सेस है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि मेरे लिए एक चीज सक्सेस नहीं थी बट मुझे और लोगों ने रियलाइज करवाया कि ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है।
लाइक इवन तुम्हारा मेरे साथ बैठ के ये बात करना मुझे इतना वो लग रहा है एट a lot of points it was so overwhelming and I was just thinking at the back of my head कि मुझे नहीं पता था कि ये कितनी बड़ी चीज है मेरे लिए। बाकी सबके लिए है ये मुझे पता है, क्योंकि बाकी सब तो मुझे कहते रहते हैं, लेकिन मेरे अपने लिए भी ये इतनी बड़ी चीज होनी चाहिए, ये मुझे लाइक ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन रियलाइज हुआ है। सो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हिच मेक यू realize that there should be a point in your life, a couple of months, a few years where you just live for yourself. Thank you so much, Laiba. It was lovely having you over and इस चीज़ को रियलाइज़ करना और इन सारी चीज़ों के बारे में बात करना कि यू नो women have lives of their own as well and they can live it independently as well, और इसके अंदर कुछ गलत नहीं है, कुछ बुरा नहीं है. It definitely comes कुछ अच्छे पार्ट्स के साथ, कुछ बुरे पार्ट्स के साथ, but you get to learn a lot. And thank you so much. I hope it's definitely going to help a lot of people जो कहीं मिडल में स्टक हैं कि अब सीजन 1 से सीजन 2 में कैसे जाना है. I totally loved being here. एंड अगर आपने ये पॉडकास्ट यहाँ तक देख लिया है तो मैं समझती हूँ आपकी बहुत बड़ी सक्सेस है कि आपने मुझे अब तक बर्दाश्त किया है. लेकिन आप प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें. जो लोग मुझे गालियां देना चाहते हैं प्लीज मैक्सिमम कमेंट्स करें, एंगेजमेंट मिलेगी. Thank you so much, guys.